डेविल से शादी। निमी अदिति से बात कर रही थी कि तभी अंश भी वॉशरूम से बाहर आया और निमी को जगह और अदिति के साथ खेलते देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अंश इस वक्त सिर्फ अपने लोअर में था और उसके ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था और नहाने की वजह से पानी की बूंदें जगह जगह पर थी। अंश निमी के पास आकर बोला, जाग गई तुम? हाँ, आपकी बेटी ने जगा दिया। ना आप सोने देते हो और ना ये। निमी ने अंश की बात सुनकर कहा, अब आगे। अंश ने निमी की गोद से अदिति को लिया और फिर निमी वॉशरूम चली गई। निमी के जाने के बाद अंश ने पंकज को कॉल किया। अंश को जानना था कि आखिर कल निमी के साथ हुआ क्या था। वहीं पंकज ने अंश का कॉल रिसीव किया और बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ पता चला कल के बारे में? यस सर, सभी चीज़ों को देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि निमी वहाँ गलती से नहीं गई थी या फिर गलती से बंद नहीं हुई थी, क्योंकि रूम के पास हमें जैमर मिला जिस वजह से वहाँ पर निमी को नेटवर्क नहीं आ रहा था। पंकज की सारी बातों ने एक बार फिर से अंश को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो गुस्से से बोला, जो भी इन सब के पीछे है उसका जल्द से जल्द पता करो और आगे क्या करना है ये बात तुम जानते हो। अंश ने इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि किसी ने जानकर कल निमी के साथ वो सब किया और उसके बाद निमी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अंश ने आज तक कभी निमी को इतना घबराया हुआ और डर में नहीं देखा था, लेकिन कल उस इंसान की वजह से निमी की वो हालत हुई थी। अंश ये सब सोच ही रहा था कि तभी वॉशरूम का गेट ओपन हुआ और निमी नहाकर बाहर आई। निमी ने अभी एक लोअर और सिंपल सा टॉप पहना हुआ था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो आज कॉलेज नहीं जाने वाली है, इसीलिए उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर अंश बोला, निमी आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? निमी मिरर के सामने बैठकर बोली, नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है आज जाने का। निमी की बात सुनकर अंश अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और निमी के हाथ से हेयर ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाने लगा और उससे बोला, कल जो हुआ उसकी वजह से तो तुम ये सब नहीं कर रही हो ना? अंश की बात सुनकर निमी पलटकर अंश के गले लगकर बोली, नहीं, बस मेरा मन नहीं था। ठीक है, लेकिन कल से ज़रूर जाओगी कॉलेज, अंश ने निमी को देखकर कहा। अंश की बात सुनकर निमी ने स्माइल कर दिया और फिर उससे अलग होकर बोली, तो फिर आज आप भी ऑफिस मत जाइए। एक तो तुम खुद कॉलेज नहीं जा रही हो और तुम मुझे भी अब ऑफिस जाने नहीं दे रही हो, अंश ने उसे देखकर कहा। उसकी बात सुनकर निमी हंसने लगी और फिर वो बोली, तो आप नहीं जा रहे हो ना? अब तुम कहो और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अंश ने ये कहा, जिसे सुनकर निमी फिर से हंसने लगी। अंश और निमी अपने में ही थे कि तभी उनके कानों में अदिति के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अंश बोला, देखो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी के बारे में भूल गया। अच्छा, ये सब मेरी वजह से हुआ? किसने कहा था आपको मेरे पास आने के लिए? अंश की बात सुनकर निमी ने चिढ़कर कहा, लेकिन अंश ने निमी की बातों को इग्नोर कर दिया और अदिति के पास जाकर उसे गोद में ले लिया। आज निमी और अंश अपने में थे और अपना टाइम वापस में बिता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मालदीव में अभय अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आया और आकर बोला, सर, एक बार फिर से इंडिया से दिवेश रावत हमसे कांटेक्ट कर रहा है। हमेशा की तरह उसे जवाब दो, अभय ने उसे जवाब दिया। सर, ये 5वीं बार उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, अमन ने कहा। उसकी बात सुनकर अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा,
तुम्हें क्या कुछ देने का वादा तो नहीं कर दिया है उसने, जिस वजह से तुम उसकी सिफारिश लगा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं सोच रहा था कि हमने उसे बहुत बार मना किया है, लेकिन फिर भी वो हमसे कांटेक्ट किए जा रहा है और आपके साथ मीटिंग करना चाहता है। यहाँ तक कि इन 2 महीनों में ही करीब 3 से 4 बार कांटेक्ट कर लिया है। अमन की बात सुनकर अभय कुछ सोचते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो। आखिर उसे मुझसे ऐसा क्या चाहिए, जबकि उसका बिजनेस तो इंडिया में अच्छा कर रहा है। ये बोल अभय ने फिर कुछ और सोचते हुए कहा, वैसे ये बात छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अंश की तरफ से किसी ने दोबारा कांटेक्ट किया? नो सर, उनकी तरफ से दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अमन की बात सुनकर अभय स्माइल करते हुए बोला, यही उम्मीद थी। अभय कहीं न कहीं अपने पूछे हुए सवाल का जवाब जानते थे। उन्हें पता था कि अंश की तरफ से दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, और हुआ भी ऐसा। अंश एक बार मना होने के बाद दोबारा कांटेक्ट करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब तुम जाओ और रिमेंबर, दिवेश रावत एक बार या 1000 बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे या कोई मीटिंग करने की कोशिश करे तो उसे एक डेट भी नहीं देनी है। ओके सर। अमन ये बोल वहाँ से निकल गया और अंदर अभय वापस से अपनी काम में लग गए। वो काम करते हुए कुछ सोच रहे थे, पर क्या ये शायद वो किसी को ना कहे। वहीं दूसरी तरफ अंश आज निमी की बात मानकर ऑफिस नहीं गया था और अभी उसे निमी की सभी विश को पूरा करना पड़ रहा था। जैसा जैसा वो बोल रही थी अंश वही कर रहा था, क्योंकि अंश इस वक्त निमी की हेल्प क्लोसेट रूम को ठीक करने में कर रहा था। अंश ऐसे नहीं, उसे अच्छे से रखिए। निमी की बात सुनकर अंश अपने हाथ में पकड़े हुए निमी की ड्रेस को नीचे रख के कहा, निमी, तुमने मुझे इस काम के लिए ऑफिस नहीं जाने दिया। ये तो सर्वेंट कर देंगे, फिर तुम खुद क्यों कर रही हो और मुझसे भी करवा रही हो? हाँ, मुझे पता है कि ये काम सर्वेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ही दिक्कत होगी जब हमें कोई चीज़ सही समय पर नहीं मिलेगी तो। और मैं अपने सामान किसी और से सेट नहीं करवाना चाहती हूँ। अंश की बात सुनकर निमी ने जवाब दिया। अंश ने जब निमी की कही हुई बात सुनी तब बोला, रियली? तुम मुझसे क्यों करवा रही हो? अंश की बात को सुनकर निमी ने बहुत ही मासूम और प्यारी सी शक्ल बना के अपनी मीठी आवाज़ में बोली, मैंने किसी और से कहा है और आप तो मेरे ही हो। बस बातें बनवा लिया जाए तुमसे। अंश ने ये कहा और एक बार फिर से काम में लग गया। और वहीं निमी अपना सबसे फेवरेट काम कर रही थी, जो ऑर्डर या यूँ कहे कि इंस्ट्रक्शन देने का था। निमी बहुत देर से अंश से अपने कपड़े सेट करवा रही थी और ना चाहते हुए भी अंश को ये सब करना पड़ रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि काश वो आज ऑफिस ही चला जाता तो अभी उसे ये सब नहीं करना पड़ता। अंश ने कुछ देर में सारा सामान सेट कर दिया था और वो सब देखकर निमी खुश होकर बोली, फाइनली ये हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि इसे ठीक करना है और आखिरकार आज ये काम भी हो गया। निमी की बात सुनकर अंश उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर बोला, तू ये सब करने के लिए इतना क्यों सोच रही थी, जबकि किया तुमने कुछ भी नहीं। सिर्फ बैठकर इंस्ट्रक्शन ही देना था। ये किसी सर्वेंट के साथ काम करवा लेती। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे सामान को सेट करे। मैं हमेशा से ये खुद किया करती थी। बस लास्ट टाइम मैंने सेट करवाया था तब मुझे कुछ भी मेरी जगह पर मिलती ही नहीं थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब से ये काम तो मैं खुद ही करने वाली हूँ। निमी की बात को सुनकर अंश ने अपनी आंखें छोटी कर ली, क्योंकि जो काम उसने किया था
उसकी ये वाइफ सारा क्रेडिट खुद ही ले रही थी। निमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि अंश उसकी कही हुई बातों के लिए उसे घूर रहा है, तो वो हंसते हुए बोली, अब आप तो मेरे ही हो, तो काम आप करो या मैं, बात तो बराबर है ना। निमी की बात पर अंश ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे लेकर कॉलशीट रूम से बाहर आया और फिर बोला, सुबह सुबह तुम्हें ये काम याद आया ना, चलो अब ब्रेकफास्ट करो। ये बोलकर अंश ने निमी को ब्रेकफास्ट के लिए सोफे पर बिठा दिया और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज कॉलेज में बहुत शांति थी। कल के इंसिडेंट्स के बारे में स्टूडेंट को नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर काम कर रहे सभी स्टाफ को इस बारे में पता चल गया था, जिस वजह से सभी टेंशन में भी थे। हर्ष तक भी ये बात पहुँच चुकी थी, जिस वजह से आज वो भी आया था और अपने केबिन में बैठकर सारी डिटेल्स ले रहा था। हर्ष को भी उस एरिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने तो कॉलेज सिर्फ निमी के पास रहने के लिए खरीदा था और कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। आज जब उसे प्रिंसिपल से सारी बातें पता चली, तब वो बोला, कल कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद रहेगा, ये बात किस किस को पता था? स्टाफ के लोग जो काम कर रहे थे, वो ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं जानते थे इस बारे में। प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि जरूर स्टाफ का कोई मेंबर ही उस इंसान के साथ मिला हुआ था जिसने निमी को यहाँ बंद करवाया। हर्ष और सवाल पूछता, तभी पंकज भी वहाँ आया और बोला, हेलो मिस्टर हर्ष, आपकी मदद चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। पंकज को अपनी केबिन में देखकर हर्ष साफ साफ समझ गया था कि इसे जरूर अंश ने भेजा होगा, और ये बात तो साफ थी कि जो भी इन सब के पीछे था उसे तो अंश नहीं छोड़ने वाला है। हर्ष ने पंकज की बात को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और उसे इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करेगा इसके लिए भी मान गया। सभी अपने काम में लगे हुए थे। आज मिता भी कॉलेज नहीं आई थी, वो रियान के साथ आज डेट पर गई हुई थी, क्योंकि कल रियान एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए बाहर जाने वाला था। तो आज वो जीत करके मिता को अपने साथ बाहर लंच पर लेकर गया। रात का वक्त, एक प्राइवेट जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उसमें से अभय प्रताप बाहर आता है अपनी पूरी टीम के साथ। उसने एक कैजुअल जींस और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। अभय की एज हमेशा 10 साल कम ही लगती थी और इस वक्त भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभय जेट से बाहर आकर अमन की तरफ देखकर बोला, दिल्ली में तो बहुत ठंड है। अमन, जो अभय के पीछे था, वो अभय के सवाल को सुनकर बोला, सर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दिल्ली में ठंड होगी, इसीलिए जेट से निकलने से पहले कोट पहन लीजिए। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये क्यों कह रहे थे, वरना पहले तो मुझे यही लगा था कि तुम मेरी पर्सनैलिटी से जल रहे हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अभय ने अमन से कहा, जिसे सुनकर अमन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, यहाँ से कहाँ जाना है हमें? अमन ने बड़े ही आसानी से अभय के तानों को इग्नोर करते हुए उससे सवाल किया, जिसे सुनकर अभय ने कहा, इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ तो ज़रूर अपने घर जाऊँगा और अपने प्यारे भाई से मिलने वाला हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ और उनसे ना मिलूँ, ये अच्छी बात नहीं है। अभय के पीछे छुपी बात को अमन समझ चुका था, क्योंकि इतने सालों से वो अभय के साथ काम कर रहा था, जिससे वो इतना तो समझ ही जाता था कि कब कौन सी बातों के पीछे अभय की क्या इंटेंशन छुपी हुई रहती है। और तो और अमन ये बात अच्छे से जानता था कि अभय अपने फैमिली के कांटेक्ट में नहीं थे और ना ही उन्हें अपने बड़े भाई की बहुत फिक्र थी। अभय आगे चलने लगा और पीछे से उसकी पूरी टीम आ रही थी।
एयरपोर्ट से बाहर निकल के अभय अपनी कार में बैठा और साथ ही सभी अपनी कार में बैठ गए। तब एयरपोर्ट से उनकी कार का काफिला निकल गया। अभय के कार के आगे पीछे 3-3 कार चल रही थी और बीच में अभय की कार थी। अभी तक किसी को भी अभय के आने की खबर नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभय एक ऐसा नाम था जो एक मिस्ट्री थी और बड़े बड़े लोग उनसे मिलने की चाह करते थे। लेकिन अभय ने इन 20 सालों में किसी से ज़्यादा मुलाकात नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ संदीप अपने घर में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास सिक्योरिटी हेड आया, जो पूरे घर की सिक्योरिटी को मैनेज करता था। वो संदीप के पास आकर बोला, सर, एक प्रॉब्लम है। अपने सिक्योरिटी हेड की बात सुनकर और उसे इतना परेशान देखकर संदीप बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? पता नहीं सर, बहुत सारी कार घर की तरफ आ रही है और वो आंसर तो नहीं है, ये बात कंफर्म है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दें? उन्हें अंदर आने दो, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट रखना। संदीप ने कुछ सोचते हुए कहा। वो भी देखना चाहता था कि उससे इस तरह से उसके घर पर कौन मिलने के लिए आया है, इसीलिए उसने आने की परमिशन दी। साथ ही क्या पता सच में वो इंसान सिर्फ संदीप से मिलने के लिए ही आया हो, जिस वजह से वो भी जानना चाहता था कि आखिर वो इंसान क्या चाहता है। जैसा संदीप ने कहा था, उसके सिक्योरिटी हेड ने वैसा ही किया। उसने उन कार्स को विला में इंटर होने दिया। सभी कार्स एक एक करके विला में इंटर हुए और सभी गार्ड्स बाहर आए। तभी उनके पास वो हेड आकर बोला, आप सभी कौन हैं और यहाँ क्यों? उसने ये कहा ही था कि तभी अभय अपनी कार से निकल के उससे बोला, मुझे तुम्हारे सर से मिलना है एंड डोंट वरी, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन सर, कुछ सिक्योरिटी फॉर्मेलिटी है, हमें यह जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं। अब अभय को उस हेड की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके अमन की तरफ देखता है। जैसे ही अमन ने यह देखा, वो समझ गया कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो बोला, ठीक है, आपको बताता हूँ। अमन ने जैसे ही उस हेड को डिटेल्स दी, वो ये जान के ही शॉक्ड हो गया था कि उसके सामने वही मिस्टीरियस बिजनेसमैन अभय प्रताप खड़ा है, जिससे ना जाने कितने लोग मिलने की आस रखते हैं। पर साथ ही वो ये सोचने से भी खुद को नहीं रोक पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं आया था, वो आज अचानक से यहाँ क्यों आ गया। वो हेड अब संदीप को भी कॉल करके ये बात बता देता है। संदीप तो ये सुनकर हद से ज़्यादा शॉक्ड हो गया। आज अचानक से उसके चाचू यहाँ यूँ घर पर आ गए, ये बात अपने आप में ही काफ़ी शॉक कर देने वाली थी। संदीप 9 साल का था जब उसने आखिरी बार अपने चाचा को देखा था। अब तक तो वो लगभग उनका चेहरा भी भूल चुका था। संदीप ने यह सुनते ही उन्हें अंदर आने के लिए परमिशन दिया। जाहिर है वो उन्हें उनके ही घर में आने से नहीं रोक सकता था। संदीप अभय जी से मिलने के लिए अपने रूम से बाहर निकल के लिविंग हॉल में आया। संदीप वहां जाकर देखा कि लिविंग हॉल के सोफे पर एक बहुत ही हैंडसम इंसान बैठा हुआ है और उनके पास एक आदमी खड़ा है। संदीप ने यह देखकर खुद से कहा, क्या बात है, ये तो अभी भी किसी को भी अपनी लुक से कंपटीशन दे सकते हैं। वहाँ खड़े होकर मेरी तारीफ करना हो गया हो तो यहाँ आ सकते हो, अभय ने कहा। संदीप के कानों में जब उनकी बात पड़ी तो वह जल्दी से उनके पास आकर बोला, चाचू, आप ऐसे अचानक से, इतने सालों में कभी भी आपने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और आज ऐसे अचानक से आ गए। संदीप ने बहुत ही सावधानी के साथ
एक एक शब्दों को चुनते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर अभय ने कहा, कांटेक्ट नहीं किया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं आ नहीं सकता। वैसे मुझे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है और साथ ही तुम्हारी भी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मरते मरते बचे हो और वो भी एक धोखे के प्यार के पीछे। अभय की बात सुनकर संदीप को खांसी होने लगी थी। वो खुद से बोला, हद होती है यार, इतने सालों के बाद मिलकर ये बात करनी जरूरी थी क्या? वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अभय ने संदीप से यह सवाल किया तो संदीप उसकी बातों को सुनकर बोला, आपने अभी ही कहा कि आपको मेरे बारे में सब पता था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा मिस्टर धीरेन्द्र प्रताप से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पता है मुझे, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वो दूसरे घर पर रहते हैं, संदीप ने कहा। संदीप की कही हुई बात को सुनकर अभय ने अमन की तरफ देखा, क्योंकि अमन ने उसे यहीं का एड्रेस बताया था, धीरेन्द्र प्रताप का। लेकिन यहाँ आकर पता चल रहा है कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। वही अमन संदीप की बात सुनकर बोला, सर मुझे तो एक ही एड्रेस पता था और मैं सबको यहाँ लेकर आ गया। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अभय बोला, लगता है तुम तो इंडिया आ गए लेकिन अपना दिमाग वहीं छोड़ आए हो। सॉरी सर, मैं अभी सही एड्रेस का पता करवाता हूँ। सीरियसली? अब ये तो सामने खड़ा संदीप ही बता देगा। खैर अब इस प्लान को ड्रॉप करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं रेस्ट करने वाला हूँ। वैसे मैं इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ तो कल इसी बात पर पार्टी रखते हैं। अभय ने ये कहा और साथ ही संदीप की तरफ देखकर बोला, तुम सबको इनवाइट कर देना, अपने दोस्त अंश मित्तल को भी। ये बोलकर फिर अभय थोड़ा शांत हुआ और बोला, उसे ये भी कहना कि वो अपनी वाइफ को भी लेकर आए। संदीप ने जैसे ये बात सुनी वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। अभय को अंश के बारे में पता था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंश की वाइफ है ये बात तो कोई नहीं जानता था। बस अंश के करीबी लोगों को ही इस बारे में पता था और अभय जो अभी ही इंडिया आया था उसे इस बारे में कैसे पता? अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, मैंने कहा था ना मुझे सब पता है। अभय जी ने संदीप को इतने गहरे सोच में देखकर कहा और फिर आगे बोला, अच्छा अब मेरा रूम सेट करवाओ। जी, संदीप ने कहा और फिर सर्वेंट को रूम सेट करने के लिए बोला और उसके बाद अभय अपने रूम में चले गए। वहीं संदीप को तो आज शौक पे शौक ही लग रहा था। वो अभय के जाने के बाद तुरंत से अंश को कॉल करके ये सारी बातें बताने लगता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।